नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को एलेबोरेट करना होगा, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो नॉर्मल सरफेस के इक्वल हो, सरफेस एरिया के, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड क्या रहनी चाहिए? नॉर्मल रहनी चाहिए। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होनी चाहिए। जैसे ये आपके सामने ये पेज पड़ा हुआ है, अब इस पेज एक सरफेस है, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेक करनी हो तो मैं इसके ऊपर एक ऐसे वर्टिकली पेन को स्टैंड करवा देता हूँ। अब इस पेन की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? आउटवर्ड आ रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर सरफेस की डायरेक्शन किस तरफ होगी? आउटवर्ड नॉर्मल होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड होगी। अब इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को एलेबोरेट करना चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बेसिकली बहुत सिंपल है। अब सपोज़ करें कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि लेफ़्ट साइड से किस तरफ जा रही हैं? राइट साइड की तरफ जा रही हैं। अब अगर मुझे इसका मैग्नेटिक फ़्लक्स फाइंड आउट करना है, तो अब फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रा करता हूँ। अब देखें, सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर अगर एक सरफेस ड्रा कर दूँ, ये एक सरफेस है। अब इसका सरफेस का मुझे क्या चीज़ चेक करना है? फ्लक्स चेक करना है। एक सरफेस मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। अब इस सरफेस का भी मुझे क्या चीज़ चेक करनी है? इस सरफेस का भी मुझे फ्लक्स चेक करना है। इसको हम सरफेस नंबर 1 और इसको हम सरफेस नंबर 2 कह देते हैं। अब इसका मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चेक करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज़ नोन एज फ्लक्स। तो अब ज़रा देखें, ये जो सरफेस 1 है इसमें से कितनी लाइन पास आउट हो रही हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फ्लक्स है वो बेसिकली कितना है हमारे पास? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या है? 5 है। क्या सेकंड सरफेस में से भी 5 लाइन पास आउट हो रही हैं? तो आंसर है नो। सेकंड सरफेस में से 1, 2 और 3 कितनी लाइन पास आउट हो रही हैं? 3। तो फिर सेकंड सरफेस का जो फ्लक्स है ये बेसिकली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब मैं इसको डिफ़ाइन करते हुए क्या कह सकता हूँ? मैं इसको डिफ़ाइन करते हुए ये लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ magnetic field lines passing through certain area, या आप सरफेस भी कह सकते हैं क्योंकि हर सरफेस का एरिया होता है, इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स के सिंबल की बात करूं कि इसको हम डिनोट किससे करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? फाई, और बी यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन को शो करेगा, तो ये इसका हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें इसका क्या लिखना होगा? इसका फार्मूला लिखना होगा। अब फ्लक्स हमने नंबर को कहा है, तो अगर फ्लक्स नंबर है तो फिर हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू बी भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि बी और ए अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उसका आंसर आपको स्केलर की फॉर्म में मिले, मतलब नंबर्स की फॉर्म में मिले, देखें फ्लक्स या तो 5 होगा या 3 होगा, तो ये नंबर की फॉर्म में आ रहा है। तो नंबर बेसिकली कौन सी क्वांटिटी होती है? ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फिर ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको रिज़ल्ट स्केलर की फॉर्म में मिले तो उस प्रोडक्ट को आप कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो ये मैथमेटिकली भी हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड एरिया वेक्टर ए इज़ आल्सो नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम 5b से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं इसका यूनिट चेक करना चाहूँ तो अब इसका यूनिट देखें क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट इज़, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? वेबर से।
सिंबल है कैपिटल W और स्मॉल b आप लिखेंगे, ये हमारे पास इसका SI यूनिट आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से b को सेपरेट कर लूँ तो इसके नॉन SI यूनिट्स में अगर हम बात कर लें तो नॉन SI यूनिट्स में हमारे पास देखें, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं इस फार्मूले को अगर लिखूं तो मुझे ये बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला, और एरिया का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 वेबर बेसिकली इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 वेबर इक्वल टू टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर होता है। अब ये हमारे पास MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि अक्सर एनुअल में पूछी जाती है कि वेबर और टेस्ला का रिलेशन क्या होता है। फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो टेस्ला होता है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर एम्पेयर इनटू पर मीटर। तो अगर यही टेस्ला मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये हमारे पास वेबर का एक और रिलेशन आ जाएगा, वेबर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और मल्टीप्लाइड बाय मीटर का स्क्वायर। इस मीटर से इसका एक स्क्वायर कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा न्यूटन, यहाँ से एक मीटर बच जाएगा, एम्पेयर डिवीजन से ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर पावर प्लस से किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो ये इसके नॉन SI यूनिट्स के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये मैक्सिमम कब होता है और ये जो फ्लक्स है ये मिनिमम कब होता है। तो फ्लक्स हमारे पास क्योंकि नंबर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया, तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके केसेस में मैक्सिमम फ्लक्स, कि फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, और इसके बाद हम चेक करेंगे मिनिमम मीन ज़ीरो फ्लक्स को। तो ये 2 केसेस हमें चाहिए, मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स। अब यहाँ से एक और बात चेक करें, अगर मैं इस फार्मूले को ओपन कर लूँ तो 5B इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट किसके इक्वल आएगा, BA कॉज ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा है, ये थीटा इज़ द एंगल बिटवीन B एंड A। ये जो थीटा है ये बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है। अब ये आपने स्केलर के दरमियान नहीं बल्कि ये वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल होगा। और अभी मैंने बताया कि वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अब मुझे बताएं कि अगर कॉस की वैल्यू मिनिमम हुई तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम, और अगर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर मैं cos 0 पुट करूँ तो cos 0 1 होता है, मीन मैक्सिमम होता है, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो फिर मीन हमें B और A के दरमियान एंगल को क्या लाना होगा, B और A के दरमियान हमें एंगल को 0 करना होगा। तो अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि इफ़ वेक्टर एरिया इज़ parallel to magnetic field lines, then इसके बाद अगर मैग्नेटिक वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 5B इज़ इक्वल टू BA कॉज ऑफ 0, और cos 0 हमारे पास इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये अगर 1 के इक्वल आ जाए तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। फ्लक्स मिनिमम कब होगा, अब आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अगर वेक्टर एरिया पैरेलल की बजाय क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। इफ़ वेक्टर एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन थीटा की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, और ये बन जाएगा 5B इज़ इक्वल टू BA कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज 90 हमारे पास होता है 0।
तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम आंसर MCQs अक्सर वेक्टर एरिया के बजाय सरफेस या नॉर्मल एरिया की भी आ जाती हैं। अगर यही MCQs की स्टेटमेंट ये हो कि इफ़ एरिया और सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, मैक्सिमम। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि एरिया मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो फिर भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इस केस में भी थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, और फ्लक्स इस केस में भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब कैसे, इस बात को एलेबोरेट करने के लिए देखें, मैं यहाँ पर सपोज करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक। अब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस सरफेस में से क्या हो रही हैं, पास आउट हो रही हैं। अब अगर मैं इसके सामने यहाँ पर एक क्या चीज़ प्लेस कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं एक सरफेस प्लेस कर दूँ और ये सरफेस बिल्कुल कैसे प्लेस हुई हो, परपेंडिकुलर। अब अगर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पास आउट करें, अब देखें यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इट मीन्स कि ये जो एरिया है या ये जो सरफेस है ये इस फील्ड के सामने कितने डिग्री के एंगल पर पड़ी हुई है, 90। तो ज़रा एज्यूम करें कि ये सारी की सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस के इन साइड से पास आउट होकर बाहर नहीं जाएंगी। तो जितनी लाइंस ज़्यादा पास आउट होंगी उतना हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वो मैक्सिमम होगी। अच्छा, अगर इसी को मैं पैरेलल कर दूं, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया करता हूं। देखें, अगर सपोज़ करें कि ये हमारे पास सरफेस है और ये जो मेरी फिंगर्स हैं इसको आप एज्यूम करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर मैं सरफेस को ऐसे प्लेस करूं और ये मैं अपनी फिंगर्स देखें ऐसे प्लेस करूं तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखें इस केस में ये सारी की सारी फिंगर इन साइड से पास आउट होंगी, तो जितनी फिंगर ज़्यादा पास आउट होंगी उतना फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा। बिकॉज हम फ्लक्स को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो ये तो मेरी फिजिकल एक्सप्लेनेशन दे दी। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें क्या होगी। अब ये अगर सरफेस है, मुझे अगर इसका वेक्टर एरिया फाइंड आउट करना हो तो वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब कैसे, ये मैंने सरफेस को ऐसे होल्ड किया हुआ है। अब अगर मुझे इसका वेक्टर एरिया चेक करना है तो वेक्टर एरिया हमेशा इस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं जब इसको परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो देखें ये हमारे पास इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ये देखें। तो मैं अगर इसका वेक्टर एरिया चेक करना चाहूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसका वेक्टर एरिया यहाँ पर किस तरफ होगा, राइट साइड की तरफ। तो मैं यहाँ पर अगर वेक्टर एरिया ड्रा कर दूँ तो ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब ये जो लेड पेंसिल से मैंने लिखा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है ये बेसिकली वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। तो देखें, जब एरिया मैग्नेटिक फील्ड के सामने परपेंडिकुलर होता है तो B और A दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब ये B और A क्या हैं, ये B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और A हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के सामने पैरेलल हो तो तब एंगल कितना होता है, 0। और एंगल आपने वेक्टर एरिया का लेना है, आपने नॉर्मल एरिया का एंगल नहीं लेना है, क्योंकि एंगल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील किया जाता है। अब इसी तरह से अगर MCQs ये आ जाए, इफ़ एरिया और सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये पैरेलल हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर इस केस में देखें, पहले हमने सरफेस को ऐसे होल्ड किया हुआ था, अब हम सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। इस पहले सरफेस ऐसे थी, अब अगर इसको मैं टिल्ट करूं तो अब ये डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। देखें, ये आपके पास डायग्राम कुछ ऐसी बन जाएगी। ये सरफेस हमारे पास क्या हो गई है, ये टिल्ट हो गई है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करूं तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस के ऊपर से पास आउट हो जाएंगी। तो क्या कोई फील्ड लाइन इसमें से पास आउट हो रही है, नहीं। तो जब फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही तो फिर इसका फ्लक्स क्या होगा, 0। अब ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है, अगर इसका मैं वेक्टर एरिया फाइंड करना चाहूँ तो इसका वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस पर लाइन किस तरफ आएगी, अपवर्ड आएगी। तो अब अगर इसका मैं वेक्टर एरिया ड्रा करूँ तो इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। अब ये वेक्टर एरिया है और ये B है, तो ये देखें दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यही हमने लिखा था कि अगर एरिया या सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो
तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इसके लिए मैं आपके लिए एक और आसान चीज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर फ्लक्स का फार्मूला देखें, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। दूसरा फार्मूला एक आप यहाँ याद रखना है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा। अब अगर MCQs के अंदर वेक्टर एरिया की स्टेटमेंट दी हुई है तो फिर आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट हो कि इफ़ वेक्टर एरिया इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरेलल पर एंगल कितना होता है। अब वेक्टर एरिया दिया हुआ है तो फिर पैरेलल पर एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप भी ये कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करें। जब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें कॉस 0 का आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब अगर तो आपको स्टेटमेंट में वेक्टर एरिया की बजाय नॉर्मल एरिया या सरफेस एरिया का कहा गया है तो फिर आपने ये जो साइन थीटा वाला फार्मूला है फिर आपने ये यूज़ करना है। अब अगर आप भूल जाएं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि S स्टैंड फॉर सरफेस। तो साइन थीटा वाला फार्मूला आपने तब यूज़ करना है जब स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मल एरिया का वर्ड हो या सरफेस का वर्ड हो, मीन वेक्टर एरिया ना हो। तो फिर आपने ये जो डायरेक्ट फार्मूला है इसको यूज़ करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें, हमने अभी पढ़ा कि अगर एरिया या सरफेस पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम मीन क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर पुट करें, अब पैरेलल है तो पैरेलल पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। मैं यहाँ पर साइन 0 पुट करूँ तो वो 0 होता है। तो ये फार्मूला हमें बता रहा है कि फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। फिर हमने पढ़ा था कि इफ़ एरिया और सरफेस इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखें ये सरफेस का वर्ड है तो अब हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, साइन वाला। तो फिर परपेंडिकुलर पर एंगल की वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो फिर यहाँ पर आप 90 डिग्री पुट करें जो साइन 91 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम या मैक्सिमम जो है इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।